पिछले भाग में हमने देखा था कि इंसान गॉडजिला और जंगल के राजा किंग कॉन्ग को अपना दुश्मन मानते थे। लेकिन गॉडजिला ने हॉलो अर्थ से आए भयानक राक्षसों को खत्म करके पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि वो इंसानों का दुश्मन नहीं बल्कि उनका रक्षक है। आज से 5 साल पहले गॉडजिला ने 3 सिर वाले टाइटन को हराकर पूरी दुनिया को विनाश से बचाया था। इसके बाद वो वापस समुद्र की गहराइयों में चला गया। दूसरी ओर हम देखते हैं किंग कॉन्ग को, जिसने स्कल आइलैंड के सभी खतरनाक राक्षसों को खत्म कर दिया था। अब वहां कोई ऐसा नहीं बचा था जो उससे लड़ सके। पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई थी कि अगर कभी गॉडजिला और किंग कॉन्ग आमने सामने आ गए तो क्या होगा, क्योंकि दोनों ही धरती के सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक टाइटन थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग आराम से सो रहा होता है। जैसे ही उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो जाग जाता है। वो अपना विशाल मुंह खोलकर इतनी जोर से जम्हाई लेता है मानो पिछली रात उसने पूरा जंगल निगल लिया हो। फिर वो अपने शरीर को फैलाकर अंगड़ाई लेता है, अपनी पीठ खुजलाता है और झरने में नहाने चला जाता है। तभी एक छोटी लड़की उसके पास आती है। उसने कॉन्ग के लिए घास से बनी एक गुड़िया तैयार की थी, लेकिन आज कॉन्ग का मूड ठीक नहीं था। वो गुस्से में एक विशाल पेड़ उखाड़कर पूरी ताकत से आसमान की ओर फेंक देता है। ऐसा लगता है कि पेड़ बहुत दूर जाकर गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेड़ आसमान को चीर देता है और उसमें एक बड़ा छेद बन जाता है। तभी पता चलता है कि कॉन्ग को गॉडजिला से बचाने के लिए एक विशाल कृत्रिम दुनिया में रखा गया था। ये दुनिया कई किलोमीटर तक फैली एलईडी स्क्रीन से बनाई गई थी। अगर कॉन्ग चाहता तो इन दीवारों को आसानी से तोड़ सकता था, लेकिन वो अपनी मर्जी से वहीं रह रहा था, क्योंकि उसका उस छोटी लड़की से गहरा भावनात्मक रिश्ता बन चुका था। वो इंसानों पर नहीं, सिर्फ उसी लड़की पर भरोसा करता था। समय के साथ कॉन्ग का आकार और ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। अब उसे इस जगह छिपाकर रखना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। कुछ लोगों का मानना था कि कॉन्ग खुद अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन असली समस्या ये थी कि अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उसकी मौजूदगी महसूस कर लेगा और उसे ढूंढ निकालेगा। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। हम मिलते हैं बर्नी से, जो एपेक्स साइबरनेटिक्स नाम की एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता है। ये कंपनी दुनिया भर में एडवांस रोबोट और विशाल मशीनें बनाने के लिए मशहूर थी। लेकिन बर्नी को शुरू से ही इस कंपनी पर शक था। वो वहां सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा था, असल में वो सबूत इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि कंपनी दुनिया से कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही है। एक दिन वो चुपके से कंपनी के डेटा सेंटर में घुस जाता है और सारे डेटा को अपनी पेन ड्राइव में कॉपी करने लगता है। उसे पता चलता है कि एक बेहद गुप्त प्रोजेक्ट को हांगकांग भेजने की तैयारी चल रही है। वो ये जानने के लिए उत्सुक हो जाता है कि आखिर उस शिपमेंट में ऐसा क्या है। लेकिन तभी अचानक गॉडजिला 5 साल बाद पहली बार समुद्र से बाहर निकलता है। उसे देखते ही सेना के हेलीकॉप्टर उस पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके हमलों का गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। वो सीधे एपेक्स मुख्यालय की ओर बढ़ने लगता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता जाता है। उसे महसूस हो चुका था कि उस कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ है। कंपनी के सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन बर्नी देखता है कि कुछ लोग अपनी जान बचाने की बजाय किसी खास चीज को बचाने में लगे हुए हैं। सच्चाई जानने के लिए वो उनका पीछा करता है, लेकिन कुछ ही देर में पकड़ लिया जाता है। इसी बीच गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से सभी लड़ाकू विमानों को नष्ट कर देता है। वो इतना गुस्से में होता है कि अपनी परमाणु शक्ति से पूरे एपेक्स परिसर को राख में बदल देता है। जब बर्नी को होश आता है तो वो खुद को मलबे के ढेर में पड़ा हुआ पाता है। वहीं उसे एक विशाल रोबोटिक आंख दिखाई देती है। यही वो चीज थी जिसने गॉडजिला को इतना भड़का दिया था। इस हमले की खबर रातों रात पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब हर कोई यही मानने लगता है कि गॉडजिला फिर से इंसानों का दुश्मन बन चुका है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी ये नहीं समझ पाते कि गॉडजिला ने ऐसा क्यों किया। उधर एपेक्स कंपनी का मालिक वॉल्टर मीडिया में आकर दावा करता है कि गॉडजिला अब पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अगर उसे नहीं रोका गया तो इसके परिणाम पहले से भी अधिक भयानक होंगे। वॉल्टर की बात सुनने के बाद दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर गॉडजिला से भी ज्यादा ताकतवर हथियार बनाने की योजना पर काम शुरू कर देते हैं। उधर मेडिसन भी ये खबर देख रही होती है, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि गॉडजिला बिना किसी वजह के हमला नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण छिपा हुआ है। वो अपने पिता मार्क के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि किसी ने गॉडजिला को उकसाया है, लेकिन मार्क उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं, हाँ, 5 साल पहले गॉडजिला ने दुनिया को बचाया था, लेकिन टाइटन भी इंसानों की तरह होते हैं। उनका व्यवहार कभी भी बदल सकता है और अब गॉडजिला पहले जैसा नहीं रहा। इतनी तबाही देखने के बाद मार्क किसी भी हाल में गॉडजिला का बचाव नहीं कर सकते थे। मेडिसन निराश होकर वहां से चली जाती है, लेकिन वो सच्चाई जानने का फैसला कर चुकी थी। दूसरी तरफ बर्नी अपनी सारी रिसर्च पर एक पॉडकास्ट बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करता है। उसकी ज्यादातर बातें सच साबित होती हैं, लेकिन फिर भी उसके चैनल पर बहुत कम लोग थे। मेडिसन उन कुछ लोगों में से एक थी जो हमेशा बर्नी के वीडियो देखती थी।
जैसे ही उसे पता चलता है कि बर्नी एपेक्स साइबरनेटिक्स में काम करता था, उसे समझ आ जाता है कि वही उसे बता सकता है कि गॉडजिला ने एपेक्स पर हमला क्यों किया। वो अपने दोस्त जोश के साथ बर्नी को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर वॉल्टर एक वैज्ञानिक जॉन से मिलने जाता है। जॉन ने हॉलो अर्थ पर कई किताबें लिखी थीं, लेकिन दुनिया उनके सिद्धांतों को सिर्फ कल्पना मानती थी। जॉन मजाक में कहते हैं, अगर तुम्हें मेरी किताबें इतनी पसंद हैं तो मेरे बेसमेंट में अभी भी 30 डिब्बे किताबों के पड़े हैं, चाहो तो ले जाओ। असल में जॉन का दावा था कि धरती के नीचे एक और दुनिया मौजूद है जहां गॉडजिला और किंग कॉन्ग जैसे और भी शक्तिशाली टाइटन रहते हैं, लेकिन वॉल्टर किसी और वजह से आया था। वो कहता है, गॉडजिला पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हम हमेशा उसकी दया पर जिए तो एक दिन पूरी मानवता खत्म हो जाएगी। फिर वो बताता है कि उन्हें हॉलो अर्थ में एक रहस्यमयी ऊर्जा स्रोत मिलने के संकेत मिले हैं। यही ऊर्जा टाइटन्स को इतनी असाधारण ताकत देती है। अगर इस ऊर्जा को हासिल कर लिया जाए तो गॉडजिला को भी हराया जा सकता है, लेकिन उस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए उन्हें जॉन की मदद चाहिए। जॉन साफ मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि हॉलो अर्थ में जाना लगभग नामुमकिन है। सालों पहले उनके बड़े भाई ने वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने उन्हें निगल लिया। वहां का दबाव और गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि सिर्फ विशाल टाइटन्स ही उसे सह सकते हैं। लेकिन वॉल्टर बताता है कि अरबों डॉलर खर्च करके उसकी कंपनी ने एक एडवांस एंटी ग्रेविटी वाहन बनाया है जो हॉलो अर्थ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को झेल सकता है। उसे बस जॉन की जरूरत है जो इस मिशन का नेतृत्व करें। आखिरकार जॉन इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉन बताते हैं कि हर टाइटन अपने असली घर का रास्ता पहचान सकता है, इसलिए अगर उन्हें हॉलो अर्थ तक पहुंचना है तो किंग कॉन्ग ही उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है। अगले दिन जॉन अपनी पुरानी दोस्त रेबेका से मिलने जाते हैं जो कॉन्ग की देखभाल कर रही थी। वहां वे देखते हैं कि कॉन्ग ने होलोग्राम की दीवारों में कई बड़े छेद कर दिए थे। वो अब इस नकली दुनिया से पूरी तरह तंग आ चुका था। जॉन रेबेका से कहते हैं कि अब कॉन्ग को हॉलो अर्थ ले जाना ही होगा। इससे कॉन्ग को उसका नया घर मिलेगा और इंसानों की दुनिया भी सुरक्षित रहेगी। रेबेका जानती थी कि जैसे ही कॉन्ग बाहर निकलेगा गॉडजिला उसे ढूंढ लेगा, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आखिरकार वो इस मिशन के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद कॉन्ग को भारी सुरक्षा के बीच विशाल जहाजों के जरिए समुद्र के रास्ते ले जाया जाता है। उसे बेहोश रखने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में दवा दी गई थी। उसके हाथ पैर मोटी लोहे की जंजीरों से बांध दिए गए थे। अगर रास्ते में गॉडजिला आ भी जाए तो सेना के पास कुछ समय तक उसे रोकने के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद थे। वॉल्टर की बेटी माया भी इस मिशन का हिस्सा बनती है। उसका काम हॉलो अर्थ की ऊर्जा का नमूना इकट्ठा करना था। रात होते ही मौसम खराब होने लगता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है और कॉन्ग पूरी तरह भीग जाता है। वो जंजीरों से छुटकारा पाने की लगातार कोशिश करता रहता है। हालांकि दवाइयों की वजह से उसकी ताकत कुछ कम हो चुकी थी। रेबेका सेना के अधिकारियों से कहती हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन वो जानती थीं कि गॉडजिला दूसरे टाइटन्स की मौजूदगी को महसूस कर सकता है। अगर समुद्र के बीच गॉडजिला और कॉन्ग का सामना हो गया तो ऐसा विनाश होगा जिसे कोई भी सेना रोक नहीं पाएगी। सेना का अधिकारी कहता है, तब दोनों में से किसी एक को झुकना पड़ेगा। लेकिन रेबेका जवाब देती हैं, मैंने कॉन्ग का 10 साल तक अध्ययन किया है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि कॉन्ग किसी के सामने कभी नहीं झुकता। इसी दौरान छोटी लड़की जिया कॉन्ग की ओर इशारा करती है। कॉन्ग भी बिल्कुल उसी तरह उसकी तरफ इशारा करता है। रेबेका डर जाती हैं और जिया को तुरंत पीछे खींच लेती हैं, लेकिन अगले ही पल वो एक ऐसी चीज देखती हैं जिसे देखकर सभी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। कॉन्ग अपने हाथों के इशारों से घर का संकेत देता है। उसने जिया की सांकेतिक भाषा सीख ली थी। वैज्ञानिकों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक विशालकाय बंदर इस तरह इशारों से बात भी कर सकता है। उधर मैडिसन और जोश बर्नी को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचते हैं। वे दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन बर्नी दरवाजा नहीं खोलता। एपेक्स की घटना के बाद से वो अपने ही घर में छिपकर रह रहा था। काफी समझाने के बाद आखिरकार वो उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। मैडिसन उससे पूछती है, आखिर एपेक्स ऐसा क्या कर रहा था कि गॉडजिला ने उस पर इतना भयानक हमला कर दिया? बर्नी जवाब देता है, यही सवाल मैं भी पूछ रहा हूं। पिछले हफ्ते यहां से एक बहुत बड़ा गुप्त सामान हांगकांग भेजा गया था, लेकिन इतनी जल्दी इतना बड़ा शिपमेंट भेजना लगभग नामुमकिन था। तीनों फैसला करते हैं कि वे एपेक्स में घुसकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उधर समुद्र के बीच कॉन्ग को लेकर जहाज आगे बढ़ रहे थे। अचानक सभी जहाजों पर खतरे का अलार्म बज उठता है। रडार ने किसी विशाल चीज की मौजूदगी महसूस कर ली थी। जिया तुरंत इशारों से बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। ये सुनते ही पूरे जहाज पर सन्नाटा छा जाता है। कुछ ही पलों बाद गॉडजिला समुद्र को चीरते हुए बाहर निकलता है और सीधे कॉन्ग की तरफ बढ़ता है। उसके रास्ते में आने वाला हर जहाज पल भर में तबाह हो जाता है। कॉन्ग अपनी जंजीरें तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मजबूत लोहे की उन जंजीरों को तोड़ना उसके लिए भी आसान नहीं था। अगर कॉन्ग कुछ नहीं कर पाया तो पूरा मिशन यहीं खत्म हो जाएगा। जॉन सेना से कहते हैं, कॉन्ग को आजाद कर दो, उसे गॉडजिला से लड़ने दो। लेकिन सेना ऐसा करने से मना कर देती है। उन्हें डर था कि अगर दोनों टाइटन्स एक साथ आजाद हो गए तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी।
गॉडजिला को रोकने के लिए सेना उस पर मिसाइलों और रॉकेटों की बारिश कर देती है, लेकिन उसका गॉडजिला पर कोई असर नहीं होता। इसके जवाब में गॉडजिला अपनी ताकत से जहाज़ों को चकनाचूर कर देता है। वो अपने विशाल पूंछ के एक ही वार से लड़ाकू विमानों को खिलौनों की तरह गिरा देता है। इसी बीच गॉडजिला अचानक समुद्र के अंदर गायब हो जाता है। कॉन्ग उसकी तलाश में नीचे झांकता है। तभी गॉडजिला अचानक नीचे से हमला कर देता है। पूरा जहाज पलट जाता है। कॉन्ग जहाज के साथ समुद्र की गहराइयों में डूबने लगता है। जॉन समझ जाते हैं कि कॉन्ग अभी भी जंजीरों में बंधा हुआ है। वो तुरंत लीवर दबाकर उसकी जंजीरें खोल देते हैं। आजाद होते ही कॉन्ग गॉडजिला के जबड़े को दोनों हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन गॉडजिला उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। कॉन्ग किसी तरह ऊपर पानी की सतह पर पहुंचता है। वो अपने गले में बंधी जंजीर निकाल देता है और पूरी ताकत के साथ गॉडजिला को चुनौती देता है। इसके बाद दोनों टाइटन्स के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। कॉन्ग गॉडजिला के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन गॉडजिला भी उतनी ही ताकत से पलटवार करता है। दोनों एक दूसरे को लगातार चोट पहुंचाते हुए समुद्र में गिर पड़ते हैं। कॉन्ग ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकता था। वो ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसका पैर पकड़कर उसे गहरे समुद्र में घसीट ले जाता है। वो कॉन्ग को डुबोकर मार देना चाहता था। तभी सेना समुद्र के अंदर विशाल बम गिरा देती है। जबरदस्त धमाके से गॉडजिला की पकड़ ढीली पड़ जाती है और कॉन्ग वापस पानी की सतह पर आ जाता है। उसके फेफड़ों में पानी भर चुका था। वो बेहोश हो जाता है। अब उसके अंदर दोबारा लड़ने की ताकत भी नहीं बची थी, लेकिन गॉडजिला उसे खत्म करने के लिए फिर से उसकी ओर बढ़ता है। तभी जॉन एक समझदारी भरा फैसला लेते हैं। वो सभी जहाज़ों के इंजन बंद करने का आदेश देते हैं। गॉडजिला कंपन के जरिए टाइटन्स और जहाज़ों का पता लगाता था। जब सभी इंजन बंद हो जाते हैं तो उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वो कुछ देर तक गुस्से से जहाज़ों को देखता रहता है और फिर वापस समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। इस तरह कॉन्ग की जान तो बच जाती है, लेकिन अब उनका मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका था।